सो गुड इवनिंग टू ऑल वंस अगेन। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो प्री रैफेलाइट्स हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि 1848 वो ईयर है जब जो है अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश आर्टिस्ट इंक्लूडिंग दाते, अब नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कौन कौन है इसमें। दाते गैब्रियल रोजेटी, कई बार इसको डीजी रोजेटी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो एक दाते गैब्रियल रोजेटी, विलियम हॉलमैन हंट एंड जॉन मिलियस ऑर्गेनाइज द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। तो किस ईयर में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड का? 1848 में। Their aim was to replace the reigning academic style of painting by a return to a truthfulness, simplicity, and spirit of devotion which they attributed to Italian painting before the time of Raphael and the other painters of the high Italian Renaissance। तो ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये ऐसे पोएट थे जो वास्तव में इनका पहला प्राइमरी प्रोफेशन था पेंटिंग का और सेकेंड नंबर पे पोएट्री है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। यस, ये एम.एच. अब्राहम का है। तो ये बात ध्यान रखना है आप लोग को कि ये जो है कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये बताइए कि इसमें कौन से जो स्कूल ऑफ पोएट्री है जो कि जिनका प्राइमरी प्रोफेशन पेंटिंग का था। तो याद रखिएगा ये ऐसे हैं जो पेंटर्स भी थे, ठीक है। और ये अपनी पेंटिंग में किस प्रकार के स्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं, कोई बताएगा? प्री रैफेलाइट। तो ध्यान रखिएगा जो आपके रैफेल हैं ये बहुत बड़े इटालियन पेंटर हैं। तो उनके पहले का जो पेंटिंग का स्टाइल था उसको ये अपनी पेंटिंग में लाना चाहते थे, उस तरह के स्टाइल को फॉलो करना चाहते थे। और स्पेशली उस समय का जब हाई इटालियन जो है रेनेसा का समय चल रहा था, ठीक है। तो ये बस बात ध्यान देना है कि प्री रैफेलाइट का मतलब क्या है और ये रैफेलाइट कौन है। ये एक तरह से रेनेसा का जो समय चल रहा था, मेजर रेनेसा का समय, उस समय के ये बहुत बड़े पेंटर थे। तो इन्होंने, इनका टारगेट क्या था कि रेनेसा के समय के जितने भी पोएट्स थे, स्पेशली रैफेल, रैफेल के बाद के जितने भी पोएट्स हैं उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। रैफेल के पहले के जितने भी पेंटर्स हैं, पोएट मैंने गलती से बोल दिया, उनके पहले के जितने भी पेंटर्स हैं उस प्रकार की पेंटिंग को ये अपने पेंटिंग में ला रहे हैं। और जब लिटरेचर में वैसी ही उसी भी प्रकार के सिंपल पेंटिंग को ये अपनी पोएट्री में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम प्री रैफेलाइट्स की बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर पोएट्री में पेंटिंग कैसे हो सकता है? तो अब तो आप लोग को ये बताने की जरूरत नहीं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट हालांकि बहुत देर में आया, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बातें हैं वो बहुत पहले से चल रही हैं अलग अलग प्रकार से। अगर प्री रैफेलाइट्स जो हैं ये पेंटिंग को अपनी पोएट्री में दिखा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब कि ऐसी पोएम लिख रहे हैं जो कि एकदम ऐसा लग रहा है जैसे चित्र बन रहा है, कोई पेंटिंग बन रही है, यानी आपके आंखों के सामने जैसे जैसे आप पोयम को पढ़ते जा रहे हैं, द इमेज इज वेरी वेरी क्लियरली इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ऐसा लग रहा है कि आपके आंखों के सामने जो है एक इमेज बहुत बढ़िया से बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज है और यही तो कॉन्सेप्ट है आपका ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कि पोएट्री ऐसी लिखनी चाहिए, लिखी जानी चाहिए जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट ना हो, जो कॉन्क्रीट हो। जब किसी पोयम को कोई पढ़े तो अगर आप आंख बंद करके भी उस पोयम को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो देयर इज अ क्लियर इमेज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ठीक है, इन इन योर माइंड यू कैन से। आंखों से तो आप देख ही नहीं सकते, तो कम से कम आपके माइंड में एक इमेज बनना चाहिए। और इसी बात को आप बार बार टी.एस. एलियट कहते हैं। जैसे आप मैकबेथ की बात करते हैं तो मैकबेथ में जैसे स्लीप वॉकिंग सीन है, तो जब आप स्लीप वॉकिंग सीन की कंडीशन को पढ़ते हैं, जब उस एक्ट को पढ़ते हैं तो आप आंख खुली रखो चाहे बंद रखो, आपको अपने आप ऐसा लगने लगेगा कि कोई लेडी मैकबेथ जैसी औरत है और वो किस तरह स्लीप वॉकिंग सीन कर रही होगी। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। तो वो आपके ऊपर एक अमिट छाप छोड़ता है। लेकिन जब यही बात आप हैमलेट की करते हैं तो हैमलेट आप सभी को पता है एक फिलोसफिकल प्ले है। तो वो फिलोसफिकल प्ले में उतना बढ़िया कॉन्क्रीट इमेज आपके सामने नहीं बन पाता है और इसीलिए हैमलेट को जो है बार बार टी.एस. इलियट क्या कहते हैं कि हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर वर्क, ठीक है जी। तो इस बात को अच्छे तरह से आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कि जो बहुत गूढ़ है, जिसके लिए कोई
बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। मतलब एक ऐसी पोइट्री लिखने की कोशिश की जा रही है कि आप उसे बंद आंखों से भी जब सुने या जब उसे खुली आंखों से पढ़ें तो आपके दिमाग में एक इमेज का क्रिएशन हो, एक पेंटिंग का क्रिएशन हो। ऐसे वर्ड्स, ऐसी इमेजरी का प्रयोग ये अपनी पोएट्री में करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए राफेल और उसके बाद के जो पेंटर आते हैं वो थोड़े हाई लेवल के पेंटर हैं। जैसे मैं आप सभी को बताऊं कि आप मेरे घर में जब मैंने अपना विला ये लिया था तो 2 पेंटिंग पड़ी थी। उसमें घोड़ा बना हुआ था और पता नहीं क्या बना हुआ था। मैं उसको काफ़ी देर तक देख रहा हूँ लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या पेंटिंग है। और कुछ लोग और वो पेंटिंग बड़ी महँगी मिल रही है। ऐसे बहुत से पेंटिंग आप लोगों ने सुना होगा जो दीवार पे ऐसे टंगी रहती है, मॉडर्निज़्म और पोस्ट मॉडर्निज़्म की पेंटिंग। जिस पेंटिंग को आप देखेंगे तो ना कोई चित्र नज़र आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और पता नहीं क्या-क्या उसमें दिखेगा और वो जो है करोड़ों में पेंटिंग बिक रही है। ठीक है? तो तो ये जो है ना, ये रेनेसां के समय राफेल जब आए और उनके बाद के जो पेंटर्स आए, तो पेंटिंग में कुछ इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें आने लगी। तो ये कहने का मतलब कि राफेल से पहले क्यों जाएँ हम? बताओ? क्योंकि सिंप्लिसिटी की ओर जाना है, इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं समझ में आ रही है लोगों को। सिंप्लिसिटी की ओर जाना है और पोएट्री में भी वही सिंप्लिसिटी लेकर आना है, ठीक है? पिक्टोरियल चीज़ें लेकर आनी है, जो एकदम क्लियर दिखे, एकदम समझ में आए। दिमाग पे वार नहीं करना है, ठीक है? इमेजरी पे वार करना है, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रिटर्न किधर हो रहा है, ट्रूथफुलनेस, एक ट्रूथफुलनेस की ओर रिटर्न हो रही है, सिंप्लिसिटी की ओर जा रहे हैं हम और स्पिरिट ऑफ डिवोशन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये कोशिश है यहाँ पे। द आइडियल्स ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पेंटर्स, ये जो ग्रुप के जो ग्रुप के पेंटर्स हैं प्री रेफेलाइट्स के, उनके आइडियल्स क्या हैं? वर टेकन ओवर बाय अ लिटरेरी मूवमेंट। यही आइडियल जो वो ट्रूथफुलनेस, सिंप्लिसिटी और स्पिरिट ऑफ डिवोशन लाना चाहते थे पेंटिंग के फील्ड में, वही प्रकार के आइडियल्स अब लिटरेचर में भी लेकर आया जाने लगा। और जब वही लिटरेचर में लेके आया गया तो उसको हम पेंटिंग में भी प्री रेफेलाइट्स बोलते हैं और लिटरेचर में भी इसे हम एक मूवमेंट के रूप में जानते हैं। और इस मूवमेंट को शुरू करने का श्रेय जो है दाते गैब्रियल रोजोटी को जाता है, जो खुद अपने आप में एक पोएट भी थे, पेंटर भी थे। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द लीडर ऑफ दिस प्री रेफेलाइट ग्रुप ऑफ पोएट्स। तो ध्यान रखना है कौन है, डीजी रोजेटी। इसके अलावा जो है इनके खुद के सिस्टर हैं क्रिस्टीना रोजेटी, वो भी इसी ग्रुप में हैं। विलियम मॉरिस एंड अल्गरनून स्विनबर्न, ये 4 बहुत बड़े पोएट हैं जो कि इस ग्रुप के जो है लिटरेरी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा। अभी आप सभी को याद रहेगा एकदम अच्छे से, जो ऊपर आप लोगों ने देखा ये प्योरली पेंटर्स हैं, लेकिन जब इधर आप नीचे आ रहे हैं लिटरेरी मूवमेंट की जब आ गए तो ये पेंटर हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो है इसमें से मैक्सिमम ऐसे हैं जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली लिटरेरी मैन है। ठीक है, जैसे अल्गरनन स्विनबर्न हो गए, विलियम मॉरिस हो गए, बहुत अच्छा लिटरेचर लिख रहे हैं और वही सेम कॉन्सेप्ट को ये फॉलो कर रहे हैं। दाते गैब्रियल रोजेटी पोएम, जो दाते गैब्रियल रोजेटी हैं उनका पोएम है द ब्लेस्ड डोमेजेल डेमोजेल, ये कई जगह के बीए के भी सिलेबस में है। टिफिफाइज द मिडवलिज्म, ये अपनी पोएट्री में मिडवलिज्म को शो करते हैं, मिडवल एरा को दिखाते हैं। द पिक्टोरियल रियलिज्म, ये जो है जो रियलिज्म है यथार्थवाद दिखाते हैं, जो चित्र के रूप में आपको दिखाई पड़ता है विद सिंबॉलिक ओवरटोन्स एंड यूनियन ऑफ फ्लेश एंड स्पिरिट, ये दोनों चीजें दिखाते हैं, आपको फ्लेश भी दिखता है, स्पिरिट भी दिखता है, तो दोनों का यूनियन यहाँ पे दिखता है। यानी मैटेरियलिज्म भी दिखता है और साथ ही साथ जो है स्पिरिचुअलिटी भी दिखती है, दोनों का यूनियन दिखता है। ये बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड सेंसुअसनेस एंड रिलीजियसनेस, ऐसा नहीं है, देखो सेंसुअसनेस का मतलब आप समझ गए और रिलीजियसनेस का मतलब दूसरी तरफ, तो यानी दो अपोजिट टाइप के कॉन्सेप्ट को ये लेके चल रहा है। इस पोएट्री की ये भी विशेषता है, एसोसिएटेड विद द अर्लियर राइटिंग ऑफ दिस स्कूल, और ये इस स्कूल के राइटिंग से कनेक्टेड है। तो याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए भैया वो कौन सी पोएट्री है, वो कौन सा मूवमेंट है विच टॉक्स अबाउट या विच रिप्रेजेंट्स द यूनियन ऑफ फ्लेश एंड स्पिरिट, सेंसुअसनेस एंड रिलीजियसनेस, तो याद रखिएगा ये प्री रेफेलाइट्स की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करें जो इस तरह के कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं, प्री रेफेलाइट की पोइट्री को दिखाते हैं,
ठीक है, बहुत सही राकेश जी। जो खजुराहो के टेम्पल में आपके पिक्चर्स हैं वो सेंसुअसनेस एंड रिलीजियसनेस दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रुचि जी। अभी हम इस पे बात करेंगे कि भैया ये जो देखो अब यहाँ कंबाइनिंग फ्लेश एंड स्पिरिट नहीं है। एक्चुअली रुचि ये जो आप बोल रही हो ना कि इनको फ्लेशी स्कूल ऑफ पोएट्स बोला गया है, तो यहाँ पे मैटर ये है कि लोगों ने इनको मिस जज किया, इनको अंडर एस्टिमेट किया और कहा कि नहीं भैया ये तो ऐसी पोएट्री है जिसमें केवल फ्लेश को दिखा रहे हैं। ठीक है, केवल सेंसुअसनेस को दिखा रहे हैं। और यही वजह थी कि इनको फ्लेशी स्कूल ऑफ पोएट्री का भी टाइटल दे दिया गया था। लेकिन ये इनकी आलोचना थी, ये इनके लिए सही नहीं था, क्योंकि इनकी पोएट्री में फ्लेशीनेस पूरी तरह से नहीं था। ठीक है, तो अभी हम इस पे बात करेंगे। हाँ यस स्मिता यू आर राइट, रॉबर्ट बुचानन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, अभी हम इसको आपको दिखा रहे हैं। अभी ये आगे और है, इस पे डिस्कस करेंगे। एसोसिएटेड विद द अर्लियर राइटिंग ऑफ दिस स्कूल, अच्छा ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे क्रिस्टीना रोजिटी का रिमार्केबल पोएम है गोबलिन मार्केट, 1862 में आया था। विलियम मॉरिस का नरेटिव इन वर्स है अर्थली पैराडाइज। तो ये कुछ याद रखना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो ये एमएच अब्राहम की लैंग्वेज में बहुत अच्छे से आप लोग को मैंने पूरी बात बता दी है और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बताइए कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो आप लोग कर लेंगे। आपको इनके वर्क भी याद रखने, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए कि इनमें से कौन सा वर्क जो है वो प्री रैफेलाइट पोएट्री को या प्री रैफेलाइट मूवमेंट को नहीं शो करता है। तो आपके एग्जाम में 3 वर्क का नाम आ जाएगा। जैसे एक आपने देखा डीजी रोजेटी का वर्क है, और आपका जैसे अर्थली पैराडाइस हो गया, गोबलिन मार्केट हो गया, डीजी रोजोटी का वर्क है द ब्लेस्ड डैमोजेल हो गया। ये तीनों वर्क दे दिया और आपसे और एक कोई और दे दिया किसी और का, पूछा कौन सा नहीं है। तो कम से कम इन तीनों को ध्यान रखिए जो बड़े मेजर वाले हैं, और एक दो अभी और आपको हम बताने वाले हैं। तो एकदम क्लियर है सभी को अच्छे से। अब मुझे जल्दी से बताइए, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बताइए क्या जो प्री रैफेलाइट्स हैं ये राफेल को फॉलो करते हैं? राफेल को फॉलो करते हैं ये राफेल को फॉलो करते हैं? जल्दी फास्ट बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जो प्री रैफेलाइट्स पोएट्स हैं ये बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए क्या थे, ये इनका दूसरा प्रोफेशन क्या था, प्राइमरी प्रोफेशन क्या था? पेंटर। अच्छा, अगला प्रश्न ये है मेरा कि ये बताओ कि ये राफेल के पहले वाले पेंटर्स को अपना आइडियल बनाते हैं कि बाद वाले पेंटर्स को? जल्दी फास्ट। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूं आपसे ताकि सब ध्यान रखो। अच्छा, अगली बात यह है कि ये बताओ कि इनका प्रिंसिपल क्या है, ये क्या रिटर्न करना चाहते हैं, पोएट्री में क्या लाना चाहते हैं? कैन एनीवन टेल, पोएट्री या पेंटिंग में क्या लाना चाहते हैं? 3 चीजें बताइए। जो 3 चीजें बात कर रहे हैं, ट्रूथफुलनेस, देखो यहां पे सीधे सीधे लिखा हुआ है 3 चीजें लाना चाहते हैं। ट्रूथफुलनेस लाना चाहते हैं, सिंप्लिसिटी लाना चाहते हैं एंड स्पिरिट ऑफ डिवोशन। 3 चीजें अपना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इनकी पोएट्री में यूनियन है। अब ध्यान दो, इनकी पोएट्री में यूनियन है, मिक्सचर है किस चीजों का, किन चीजों का मिक्सचर इनकी पोएट्री में आपको दिखाई पड़ता है? कैन एनीवन टेल? इनकी पोएट्री में मिक्सचर दिखाई पड़ता है किन दो तीन चीजों का? यूनियन दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यूनियन दिखाई पड़ता है फ्लेश एंड स्पिरिट का, यानी सोल एंड फ्लेश, बिल्कुल सही है। और सेंसुअसनेस एंड रिलीजियसनेस, ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो जो खोद खोद के मैं आपको टीचर पढ़ाने वाला टीचर हूं, आप पढ़े तो पहले भी होंगे लेकिन आप बस इतने तक याद रखते हैं कि राफेलाइट से पहले वाले 1848 वाले। लेकिन अब जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे चाहे जहां से आप करके आओगे। अब आप सभी से जो है ये जो मेजर चीजें हैं वो ध्यान रखना है सबसे। अब एक और क्वेश्चन जो पॉपुलर क्वेश्चन है कि ये बताइए कि प्री रैफेलाइट मूवमेंट का जो है लीडर कौन है? हु इज द लीडर ऑफ प्री रैफेलाइट मूवमेंट? बताइए फास्ट। चलिए, तो इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब जो आगे पढ़ाने जा रहा हूं
ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, अब डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। अब हम बी प्रसाद जी पे आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग को डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है तो अपने आप को डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा। तो अब हमने प्री रैफेलाइड्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन जान गए हम। अब देखो बी प्रसाद में थोड़ी सी कमी थी कि इन्होंने इंट्रोडक्शन का पार्ट इनके में नहीं लिखा हुआ था, तो इसीलिए मैं आपको वहां लेके गया। अब हम सीधे सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इस स्कूल की। चलो भाई, तो देखते हैं। बहुत बढ़िया से इन्होंने बताया। सबसे पहली चीज जो है इनकी पोएट्री में मिडवल आउटलुक है। ये हमने वहां भी पढ़ा था कि मिडवलिज्म दिखता है, जो ये थीम लेके आते हैं, ठीक है, वो मिडवल एज से लेकर आते हैं। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप सभी को। लाइक द रोमांटिक्स, जैसे आप रोमांटिक पोएट्स को देखिए, उन लोगों ने भी मिडवलिज्म थीम को लेकर आने की कोशिश किए हैं, मिडिल एज से थीम को लेकर लाने की कोशिश की है। आप बता सकते हैं कि वो रोमांटिक एज का कौन सा पोएट है जो मिडवल थीम को बहुत ज्यादा यूज करता है, सबसे ज्यादा? कैन एनीवन? जल्दी बताइए, फास्ट। जॉन कीट्स। इसके अलावा कॉलेरिज भी हैं। इसके अलावा जो विक्टोरियन एज में जाएंगे तो टेनिसन भी मिलेंगे, ठीक है। टेनिसन का बताइए एग्जाम्पल, अगर मैं टेनिसन से का पूछूं तो बता सकते हैं आप टेनिसन का कोई एग्जाम्पल बताइए जो मिडवल एज की पोइट्री को दिखाता है, मिडिल एज को। बहुत अच्छा, पासिंग ऑफ आर्थर, जो आर्थरियन लेजेंड के ऊपर मॉर्टे डी आर्थर उन्होंने वर्क लिखा है, वो उसी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छा जी। देखो, मेरा ये कोशिश है कि मैं आपको कितना घुमा फिरा के चीजों को कनेक्ट करूं ताकि आप एग्जाम में बेहतर करो। अब फिर मैं आपको खेल खेल में बहुत सी चीजें बताऊंगा, वो आपके एग्जाम के क्वेश्चन होंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। अब मुझे ये बताइए, जो मार्टिन दी आर्थर है, उसका सोर्स क्या है? जो ये आर्थर लेजेंड की बात करते हैं टेनिसन, तो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस आर्थरियन लेजेंड? वो कौन सी बुक है जिस बुक को फॉलो करके टेनिसन लिखते हैं? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मुझे वो आथर का नाम बताइए। ये तो लगभग वर्क का नाम तो एक ही जैसा है, मैलरी। थॉमस मैलरी साहब हैं, ठीक है। तो उन्होंने वर्क लिखा है ली मॉर्टेडी आथर, ठीक है स्मिता, रुचि, बहुत अच्छा, ठीक है राकेश। तो अभी आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, 14 सेंचुरी का वर्क है बिल्कुल। और मार्टेडी आर्थर जो है थॉमस मैलरी साहब ने लिखा था, उसी को फॉलो किया था, इन लोगों ने सोर्स के रूप में लिया था, ठीक है। अभी कई लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। नाम पढ़ना शुरू करते हैं। प्रदीप कुमार, स्मिता, प्रीति, प्रेमलता, अंजलि, सचिन, नीतू, हिमांशु, पीएस, राकेश, स्मिता, प्रेमलता, रुचि, रेहाना, अंजलि, चंचल, रुचि, राकेश, स्मिता, रुचि, स्मिता, राकेश, स्मिता। हाँ ठीक है, ये नाम इसलिए देखो कई बार नाम रिपीट हो रहा है, ये दिखा रहा है कि जहां से मैंने शुरू किया इतनी बार इन लोगों ने जवाब दिया है तो बार बार नाम आया। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो रोमांटिक्स की तरह जो प्री रैफेलाइट्स वर इंस्पायर्ड बाय मिडिल एजेस, ये मिडिल एजेस से इंस्पायर्ड थे, एंड बाय देयर रोमांस। और किन किन चीजों से, मिडिल एज में क्या क्या चीजें थी जिससे ये प्रभावित थे? तो मिडिल एजेस में आप देखेंगे तो आपको रोमांस मिलेगा। रोमांस आप समझ रहे हैं, जो रोमांटिक स्टोरी आपको मिलती है। आप लोगों ने हातिम ताई, एक बहुत पहले मूवी आई थी, देखा होगा। अगर आप मूवी फॉर्म में देखना चाहते हैं रोमांस को, तो आप हातिम ताई मूवी को याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। वो मिडिल एज के रोमांस को दिखा रहा है। सिवलरी, सिवलरी का मतलब आप समझते हैं? सिवलरी का दो प्रकार से मतलब है। एक तो मतलब होता है नाइट, जो नाइट होते हैं, नोबल मैन होते हैं, हॉर्समैन होते हैं, उनको भी हम शिवलरी बोलते हैं। और एक दूसरा मतलब होता है एडजेक्टिव से, कि अगर जो हॉर्समैन होते हैं, जो उनके अंदर क्वालिटीज होती हैं, जो नोबल मैन होते थे उस समय के, जो नाइट्स होते थे, जो उनके अंदर क्वालिटी होती थी, क्वालिटी स्पेशली कौन कौन सी चीजें दिखती थी एक नाइट के अंदर? तो उनके अंदर करेज दिखता था, उनके अंदर ह्यूमर दिखता था, उनके अंदर कोर्टेसी दिखती थी, जस्टिस दिखता था, रेडीनेस टू हेल्प वीकर। ये सारी क्वालिटी जो है वो शिवलरी के अंदर आता था। तो ये बात आपको ध्यान रखना। और ये उस समय बहुत जम के था कि कोई नाइट एक दूसरे को मदद करना चाहता था, ठीक है। तो जो ये सारी क्वालिटीज हैं उसको भी शिवलरी रिप्रेजेंट करता है।
और आप ये कह लीजिए कि मिडवल एज में जितनी भी रोमांसेज हैं, कहानियां हैं, सब में नाइट्स हैं, नोबलमैन हैं, हॉर्समैन हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो वो सारी चीजें सिवलरी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, सुपरस्टिशन बहुत था मिडिल एज में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, हाँ आपको मटेरियलिज्म भी दिखेगा और साथ ही साथ जो है मिस्टिकल चीजें भी दिखेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। मटेरियल का मतलब आप कह सकते हैं ब्यूटी। ठीक है, और जो मिस्टिकल चीजें हैं वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जब उस समय बहुत सी चीजें ऐसी थी जो आपको पता नहीं चलता, मतलब जादू वगैरह बहुत ज्यादा दिखता था। इस तरह की चीजें। ठीक है, तो वो मैजिक दिखता था। तो वो सारी चीजें जो आपको समझ में नहीं आती थी, सुपर नेचुरलिज्म, यस प्रेमलता, तो वो सारी चीजें जो आपको दिखती थी, तो दैट इज कम इनटू दिस मैट। ठीक है, मिस्टिकल। तो ये सारी चीजें जब आप मिडवल रोमांस को देखते हैं तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हातिम ताई है। पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने इस प्रकार हातिम ताई को देखा है किसी ने मूवी को ये? सिंदबाद, यस। तो दो अर्लियर इन डेट, ठीक है, आप यदि ये देखें कि इससे पहले जो है अर्लियर इन डेट, अगर आप देखें तो प्री रैफेलाइट कब आता है? 1848 में आता है। और जॉन कीट्स साहब इस समय तक उनकी डेथ हो चुकी है। यानी इनसे पहले भी जो कीट्स महोदय हैं, जो कि रोमांटिक एज के पोएट हैं, ये इनसे पहले हैं और इनका जो ईव ऑफ सेंट एग्निस वो पहले आ चुका है। आप ये कह सकते हैं कि ये चाहे पहले कीट्स जी ने लिखा हुआ है, लेकिन ये प्री रैफेलाइट पोएट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो जरूरी नहीं कि कोई एक मोमेंट बाद में आए तो उस तरह की चीज पहले ना लिखी गई हो, लेकिन ये होता है कि जो चीज पहले एक दो लोगों ने बड़ी इक्का दुक्का लिखे रहते हैं, तो बस उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब कोई मूवमेंट आता है तो अपने साथ एक स्टॉर्म लेके आता है, उस तरह की पूरी भीड़ लेके आता है। यही अंतर है। ठीक है, बहुत अच्छा इसमें था। 1795 1821 किट्स। हाँ ठीक है, आपने इसका पब्लिकेशन डेट किट्स का देखो, स्मिता यहाँ बता रही किट्स साहब का जन्म हुआ था 1795 में, 1821 में डेथ हो गई थी। बहुत अच्छा स्मिता, सब ऐसे रटे रहिए आप लोग। जब किसी पोएट का नाम ले लें, आप उसका डेट ऑफ बर्थ बता दें, उसका डेट ऑफ डेथ बता दें, बहुत बड़ी बात है। डेट ऑफ नहीं मतलब ईयर। तो ये आपको हर पोएट का याद रखना चाहिए। और कीट्स का ये पोयम जो है ईव ऑफ सेंट इग्निस 1820 में आया था, जबकि ये मूवमेंट अगर देखें आप प्री रैफेलाइट तो 1848 में शुरू होता है। ठीक है, जैसे रैपर के मामले में राकेश जी कह रहे हैं कि बादशाह और हनी सिंह से पहले भी रैप गाने किशोर कुमार भी गाए थे। बिल्कुल सही है राकेश जी, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। तो मतलब ये है कि कोई बड़ा पोएट हो सकता है, दूसरे मामले का हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भी पोयम में, वर्क में इस तरह की चीज झलकी। तो कीट्स में ये चीज आपको पहले देखने को मिलती है। अब देखिए पिक्चरक्स, पिक्चरक्स का मतलब होता है कि जहां पे आपको पिक्चर बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। ठीक है, पैशनेट, पैशन दिखाई पड़ता है। ठीक है, इक्विसाइट, इक्विसाइट का मतलब होता है एलिगेंट, इंटेंस, कीन, तो इन डिटेल। तो आपको जो है ये पूरा जो आपकी प्री रैफेलाइट पोएट्री है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ईव ऑफ सेंट इग्निस में किट्स में नजर आती है। एंड विद ऑल दिस एग्जाल्टेशन एंड आइडलिज्म ऑफ, देखिए एक बहुत बढ़िया वर्ड है। ठीक है, जो जो ट्रबाडोर। तो ये जो ट्रबाडोर्स वर्ड है या ट्रबाडर्स, इसका मतलब आप समझते हैं क्या? सिंगर्स, इसका मतलब होता है सिंगर्स या मिस्ट्रेल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप जो है आ, जो पोएट्स हैं, जो सिंगर्स हैं, जब वो अपने लव की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो जब वो प्रेम की बात करते हैं तो उस समय जो है वो उसके प्रेज में, आइडलिज्म में, जो सिंगर है वो प्रेज और आइडलिज्म में क्या करता है कि बात करता है। और उस समय जो उसकी पोइट्री हो जाती है वो पिक्चरिक्स हो जाती है, पैशनेट हो जाती है, एलिगेंट हो जाती है। और ये स्पेशली कीट्स के भी केस में आपको देखने को मिलता है, जो ये बाप सेंट इग्निस है। और ये प्री रैफेलाइट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो इनसे पहले आया है। ठीक है, तो जो चीजें यहाँ पे देखो हमें एक्स्ट्रा मिल रही है, यहाँ पे हमें कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत हमें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। और यही चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कई बार आपके एग्जाम में, जैसे अभी मैंने आपको नहीं बताया कि ये बताओ कि कौन सा एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि कौन सा पोयम जो है वो आपकी प्री रैफेलाइट का एग्जाम्पल नहीं है। अब आपने क्या किया, उसमें ईव ऑफ सेंट एग्निस भी दिया हुआ है, लेकिन अगर आपने नहीं जानते हैं आप,
तो आप ईव ऑफ सेंट इग्निस को गलत मार सकते हैं, लेकिन ये सही है। तो यही होता है कि कई बार जब हम 2-3 अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो हमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमको बेहतर करती है। अब आगे बढ़ते हैं। द सेम एलिमेंट आर प्रोमिनेंट इन द वर्क्स ऑफ डीजी रोजेटी। तो ये जो पिक्चरेक्स क्वालिटी आपको दिख रही है, जो ऊपर अभी आप कीट्स के ईव ऑफ सेंट इग्निस में दिख रहा था, क्या 3 चीजें थी? पिक्चरेक्स, पैशनेट एंड इक्विसाइट इन डिटेल। ये सारी चीजें जो है आपको डीजी रोजेटी के भी और उनके जो कंटेम्पोररी हैं उनकी भी पोएट्री में आपको दिखाई पड़ता है, वर्क में दिखाई पड़ता है। द रिटर्न ऑफ दिस स्कूल वाज टू अ मिडवलिज्म डिफरेंट फ्रॉम। अब फिर ध्यान दीजिए, अब ये जो स्कूल है, जब इस स्कूल की आप बात करते हैं, जब इस स्कूल की ओर आप लौट के आते हैं, तो ये स्कूल जो है वास्तव में किधर लौट रहा है? ये मिडवलिज्म की ओर जा रहा है। लेकिन इनका जो मिडवलिज्म है, क्या वो मिडवलिज्म जो है स्कॉट के मिडवलिज्म के जैसा है, या इनका जो मिडवलिज्म है क्या वो टेनिसन के मिडवलिज्म जैसा है? नो। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको डिफर करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मिडवलिज्म की वो रिटर्न है, इसको बिल्कुल मत समझिएगा स्कॉट के जैसा। ये कह रहे हैं कि डिफरेंट फ्रॉम द टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है क्षणिक, एंड स्क्रैपी का मतलब होता है अनटाइडी, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड। तो जो स्कॉट का मिडवलिज्म है वो कैसा है? वो टेंटेटिव है, अनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन जब इनकी बात करेंगे डीजी रोजेटी और इनके ग्रुप का, प्री रैफेलाइट्स का, तो उनका क्या है? उनका एक तरह से स्थायी है और अनऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल नहीं, बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो यहां पे ध्यान दें, ये स्कॉट से अलग है। क्यों अलग है वो आप लोग को पता चल गया है। इसके अलावा एंड इवन फ्रॉम द मोर एग्जैक्ट बट नैरो, ठीक है, एंड डिस्टिंक्टली कन्वेंशनल मिडवलिज्म ऑफ टेनिसन। ये टेनिसन से भी अलग है। हालांकि टेनिसन का जो है, कई बार लगता है कि जो मिडवलिज्म है वो काफी हद तक जो है बहुत एग्जैक्ट है, काफी एग्जैक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नैरो है और कन्वेंशनल है, ठीक है। उस मिडवलिज्म से भी इनका मिडवलिज्म अलग है। देखो, हमें बहुत डीपर लेवल पे नहीं जाना है, लेकिन कम से कम यहाँ पे इतने बढ़िया से हमें बताया जा रहा है, तो हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि भैया ऐसा ना हो जाए कि हम स्कॉट को, टेनिसन को, सबको एक में मिला दें। केवल कीट्स साहब का एक पोयम है जो काफी हद तक मैच करता है, ठीक है, जो डीजी रोजेटी एंड उनके कंटेम्पोररी हैं उनके कॉन्सेप्ट से। लेकिन बाकी जो लोग हैं, इन लोगों ने जो मिडवलिज्म दिखाया है उनसे उनका जो मिडवलिज्म है प्रीफेलाइट्स का, वो काफी बेहतर है, ऑर्गेनाइज्ड है एंड बेहतर तरीके से पिक्टोरियल क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। मोर दो इट मे सीम विमिसिकल और एक्स्ट्रावजेंट, कई बार आपको लग सकता है कि ये जो पोएट्री लिखी जा रही है प्री रैफेलाइट्स के द्वारा, ये विमिसिकल है। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड आ रहे हैं। विमिसिकल का मतलब क्या होता है? फैंसीफुल, प्लेफुल। आपको लगेगा कि ये तो ज्यादा कुछ फैंसीफुल है, कुछ ज्यादा दिखावा हो रहा है यहाँ पे। एक्स्ट्रावजेंट लगेगा आपको कि कुछ ज्यादा ही बातें यहाँ पे कह दी गई हैं, कुछ ज्यादा ही डिस्क्रिप्शन हो गया है। ऐसी चीजें आप कह सकते हैं इस पोएट्री के बारे में। दीज पोएट्स एडेड टू द वेरी चार्म ऑफ मिडवल लिटरेचर। लेकिन एक बात सत्य है कि ये जो पोएट्स हैं, इन्होंने जो मिडवल लिटरेचर है उसके चार्म को बढ़ा दिया है, उसके अट्रैक्शन को काफी हद तक बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है उसकी क्वालिटी को अपने प्रेजेंटेशन से, क्योंकि इनका प्रेजेंटेशन काफी बेहतरीन है। आपको लग सकता है कि कुछ ज्यादा ही प्लेफुल हो रहा है, कुछ ज्यादा ही बताया जा रहा है, कुछ ज्यादा ही वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, लेकिन ये कुल मिला के चार्म को बढ़ाता है मिडवल लिटरेचर के, एंड विच दे दस रिवाइव्ड। और इस तरह से उन्होंने इसके रिवाइव किया है अ सटल, कि ये एकदम हमें सटल लगता है। सटल का मतलब समझते, कीन। कीन का मतलब हृदय पे डायरेक्ट अटैक करता है। जब आप उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो काफी आपको वो अपनी ओर खींचता है। तो बहुत ही सटल है, बहुत ही कीन है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। समथिंग विच डिफरेंशिएट, कुछ ऐसा है जो डिफरेंशिएट करता है इट फ्रॉम मिडवल लिटरेचर इटसेल्फ। और कई बार लगता है कि ये तो मिडवल लिटरेचर जहां से मटेरियल को ले रहा है उससे भी अपने आप में अलग है, क्योंकि ये उसे एक नए क्लेवर और फ्लेवर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को समझ में आ रहा है? भैया बी प्रसाद जी बहुत बेहतरीन लैंग्वेज में इस बात को बता रहे हैं कि भैया
ये जो आपके प्री रैफेलाइड्स हैं भाई, ये अलग कैसे हैं? आखिर इन्होंने मिडवल लिटरेचर का मटेरियल लिया है तो उससे भी ये अलग हैं। इनके जैसा लिखने की कोशिश इनके पहले हो चुकी है स्कॉट के द्वारा, या फिर बाद में टेनिसन साहब लिखेंगे, लेकिन ये उनसे भी अलग हैं। ठीक है, बेहतरीन कोशिश है बी प्रसाद के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, और जो बातें हैं उनको बस पढ़ते जाते हैं। बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में सीधे सीधे चीजें ये नहीं आने वाली हैं, लेकिन आप जानिए, पढ़िए, ताकि अगर इसमें से आप कुछ भी नोट कर पाए, कुछ भी याद रहा, तो आप बेहतर आंसर राइटिंग कर पाएंगे। इट इज कॉन्स्टेंटली कंप्लेन, ये लगातार कंप्लेन किया जाता है, कंप्लेन किया जाता है, इसका विरोध किया जाता है, शिकायत की जाती है, दैट द ग्रेसफुल एंड लेबिरिंथाइन स्टोरीज, जो ग्रेसफुल स्टोरीज है, बहुत शानदार, लेबिरिंथाइन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, द स्वीट स्नैचेज ऑफ सॉन्ग, कि यहाँ पे जो आपको स्टोरी मिल रही है वो कैसी मिल रही है, ग्रेसफुल तो है लेकिन लेबिरिंथाइन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की स्टोरीज हैं। स्वीट स्नैचेज ऑफ सॉन्ग, स्नैचेज आपका मतलब होता है ग्रैबिंग। तो जो सॉन्ग्स हैं उनको बहुत ही स्वीटली, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्वीटली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। द क्वेंट ड्रामा, क्वेंट का मतलब क्या है? क्वेंट का मतलब अनयूजुअल, एक अनयूजुअल तरीके से जो है आपके सामने ड्रामा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लीजेंड ऑफ द मिडिल एजेड लाइक लाइफ, ये कह रहे हैं कि जो मिडिल एजेड के लीजेंड हैं, जो स्टोरीज सुनाई जा रही हैं, जो स्टार को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसमें लाइफ नहीं है, इनके जो रिप्रेजेंटेशन है। दैट दे आर शैडोवी, ऐसा लग रहा है कि ये शैडोवी हैं। ठीक है, या शैडोवी का मतलब क्या हुआ? अनरियल, मतलब शैडो दिख रहा है, जो ओरिजिनल है वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, अनरियल नजर आ रहा है, उसकी कॉपी नजर आ रही है, क्वालिटी नहीं नजर आ रही है, वो यथार्थवाद, रियलिज्म नहीं नजर आ रहा है जो इनकी पोइट्री है। ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्रेपेस्ट्री, टैपेस्ट्री ऑन द वॉल है। टैपेस्ट्री आप समझते हैं, टैपेस्ट्री का मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी या वीविंग या डिजाइन, जैसे आप किसी वॉल पे डिजाइन वगैरह बनवाते हैं, तो ऐसा लग रहा है इनकी पोएट्री जैसे वॉल पे डिजाइन की तरह है। ठीक है, नॉट एलाइव, ये एलाइव नहीं है। ठीक है, इवन एज लिविंग पेजियंट्स आर, ठीक है, जिस तरह से लिविंग इंटरटेनमेंट होता है, जब कोई एक लिविंग कार्यक्रम होता है, ठीक है, आपके सामने, जैसे आप पेजिएंट समझते हैं, पेजिएंट अगर मैं कहूं कि पेजिएंट क्या समझते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह आपने देखा है ना, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड वाले जो कॉन्टेस्ट होते हैं, तो इनकी पोएट्री जो है लग तो वैसी ही रही है कि जैसे लग रहा है कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है, कि कितना ब्यूटीफुल तरीके से, कितना पिक्टोरियल तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उस तरह से इसमें लाइफ नहीं है, जान नहीं है, ऐसा कुछ लोग कंप्लेन करते हैं। ये कंप्लेन है, केवल क्रिटिसिज्म है। ठीक है, ये कहने की कोशिश की गई। अब आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है इनकी आलोचना क्या हो रही है? ये कहा जा रहा है कि जो भी चीजें ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अनयूजुअल है। ठीक है, जो स्टोरीज ये दिखा रहे हैं वो कैसी हैं? लेबिरंथाइन है, यानी कॉम्प्लेक्स तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो मिडवल एज के स्टार्स हैं, जो स्टोरीज हैं, उसमें लाइफ नहीं है। ठीक है, जो ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट कर रहे हैं वो शैडोवी हैं, रियल नहीं दिख रहे हैं, अनरियल दिख रहे हैं। इनकी जो कैरेक्टर्स हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे वॉल पे टैपेस्ट्री की गई है, डिजाइन की गई, जिसमें अजीब व गरीब तरीके से, तो कॉम्प्लेक्स नजर आ रहे हैं। और जो भी चीजें ये कर रहे हैं, लग तो रहा है जैसे कोई ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट जैसा उसमें लाइफ नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, रियलिटी नहीं नजर आ रही है, यथार्थनेस नहीं नजर आ रहा है, ऐसा शिकायत किया जा रहा है। ये याद रखना आप लोगों। बाय द स्ट्रॉन्ग टच ऑफ मॉडर्ननेस, लेकिन आप ध्यान दें कि आप मॉडर्ननेस, इनकी पोएट्री में आपको मॉडर्न पोएट्री की क्वालिटी मिलती है, स्ट्रॉन्ग टच है उसका, विच दीज पोएट्स एंड द बेस्ट ऑफ द फॉलोअर, इन पोएट्स ने और जो इनके फॉलोअर्स ने इंट्रोड्यूस किया है अपने वर्क को, जो इन पोएट्स और इनके फॉलोअर्स ने जो वर्क लेकर आए उसमें मॉडर्ननेस का टच आपको दिखाई पड़ता है। दे हैव गिवन द विविफिकेशन रिक्वायर्ड, और इसका मतलब क्या होता है? विविफिकेशन आप समझते हैं? विविफिकेशन का मतलब होता है लिविंग क्वालिटी, समझे, जीवंतता। तो इन लोगों ने अपनी पोएट्री में क्या कोशिश की है? जीवंतता। ठीक है, लिविंग क्वालिटी कह लीजिए, आप लाइवलीनेस कह लीजिए, यस, लाइवलीनेस। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या किया है कि मॉडर्न टच देके अपनी पोएट्री में लाइवनेस देने की कोशिश की है, अपनी तरफ से बहुत बेहतर कोशिश की है कि हम जीवंत बनाएं,
लेकिन एक बात तो सच है ना, आप लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं, जो व्यक्ति जितनी ज्यादा कोशिश करता है उससे नफरत करने वाले लोग उतने ही होते हैं। आपको पता है ना, जब कोई व्यक्ति अचानक आपके बीच में है और अचानक वो कुछ ऐसे काम करे कि वो आपसे अलग नजर आए, लोग उसकी तारीफ करें, लोग नहीं मतलब वो कुछ अलग नजर करने की कोशिश कर रहा है, तारीफ तो तुरंत नहीं मिलती है, कुछ लोग जो अच्छे लोग हैं तारीफ करेंगे, लेकिन बहुत से लोग आलोचना भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सेम वैसा ही था, जैसे मेटाफिजिकल पोएट्स आए, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो लोगों ने खूब आलोचना की, बड़े बड़े लोगों ने आलोचना की। ड्राइडन ने आलोचना की, पोप ने आलोचना की, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने आलोचना की नहीं की। इसी तरह से जब प्री रैफेलाइट्स आए तो इनकी भी आलोचना हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, आलोचना तो होनी है जब नया काम करोगे तो। ठीक है, तो ये तय बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वालिटी आपने देखा कि ये मिडवलिज्म शो करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ से जो मिडवल लीजेंड हैं, स्टोरीज हैं, जो मिडवल मिथ्स हैं, मिडवल जो है स्टार्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको ये नए सिरे से लेकर आ रहे हैं और उनको एक लाइवलीनेस देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पिक्टोरियल क्वालिटी में उनको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिडवलिज्म सबसे पहली क्वालिटी है। दूसरी जो क्वालिटी ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको एमएच अब्राहम में सीधे सीधे देखने को नहीं मिल रहा था, यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है और ध्यान रखिएगा, ये बहुत सी बातें हैं, जब इनको फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो टाइटल है, इस टाइटल को आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो कला है, उस कला को कला के लिए जी रहे हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि विलियम शेक्सपियर के वर्क को आप क्या आर्ट फॉर आर्ट सेक की कैटेगरी में रखते हैं? सबसे पहले तो आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब समझते हैं क्या आप? आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब यह होता है कि हम अपने काम को सिर्फ उस काम के लिए कर रहे हैं, हमारा कोई और दूसरा इंटेंशन नहीं है। समझ गया? ये होता है। नो नॉलेज इन आर्ट नहीं होता। आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब कि जो आर्ट है, हम उस आर्ट के लिए उस काम को कर रहे हैं। जैसे एक पोएट है तो वो पोएट्री लिख रहा है, तो वो सिर्फ पोएट्री आनंद के लिए लिख रहा है कि हम जब पोएट्री पढ़ रहे हैं तो उस पोएट्री को पढ़ के हमें मजा आ रहा है। हम इसलिए नहीं इस पोएट्री को लिख रहे हैं कि दूसरे लोग इससे पढ़ें और इसके बाद वो मोटिवेट हों, समाज को कोई मैसेज जाए, ऐसा हम नहीं सोच रहे हैं। विलियम शेक्सपियर साहब ने जितने भी वर्क लिखे हैं, उस वर्क में आप देखिए कहीं पर भी वो आपको मैसेज और कुछ ऐसा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना वो कोई यूनिटीज को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अपनी पोएट्री जो समाज है उसकी परवाह किए बिना लिखते हैं, समझ गए आप, समाज को सोच के, मोरालिटी को सोचते नहीं है ज्यादा, उसको सोचे बिना हुए लिखते हैं, तब आप आर्ट फॉर आर्ट सेक की बात करते हैं। समझ गया? ये चीज। यस, बहुत अच्छी बात कही है रुचि कुमारी ने कि राइट फॉर डिलाइट नॉट फॉर इंस्ट्रक्शन। बहुत से, ये बात है, विदाउट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस, बिल्कुल प्रेमलता। तो ये एक बात समझना है। तो ये आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब, अब देखिए जैसे आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर विलियम शेक्सपियर अगर दूसरों के लिए लिखते और समाज को ध्यान में देख कर लिखते, तो जब उन्होंने किंग लियर लिखा तो किंग लियर में उन्होंने देखिए कि कहानी में क्या किया, पोएटिक जस्टिस नहीं किया। पोएटिक जस्टिस एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो ये माना जाता है कि आपको करना ही है, लेकिन विलियम शेक्सपियर के ज्यादातर वर्क में आपको पोएटिक जस्टिस नहीं दिखेगा। अब वहां पे कार्डेलिया को उन्होंने मरवा दिया, जबकि कार्डेलिया सबसे इनोसेंट कैरेक्टर थी, मेन हीरोइन थी, उसको नहीं मरना था, लेकिन उन्होंने उसको मरवा दिया। तो पोएटिक जस्टिस तो नहीं हुआ, किंग लियर मर जाता, चलो उसने गलत किया था, लेकिन कार्डेलिया क्यों मरी? ठीक है। और इसी पोएटिक जस्टिस को दोबारा जो है आपके नाहुम टेट साहब ने दूसरा प्ले लिखा और उन्होंने उसमें कार्डेलिया को जीवित कर दिया, उसकी शादी करवा दी एडगर से। तो ये कहीं ना कहीं जो है उन्होंने समाज में जो वो चीजें करने की कोशिश की भाई जिससे उनको फायदा मिल सकता है, उसका लाभ उठाया, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने इस लाभ को नहीं सोचा। तो क्योंकि विलियम शेक्सपियर पूरी तरह आर्ट को आर्ट के लिए लिखते थे, ये बहुत बड़ी विशेषता थी उनकी। और आप उनके सोनेट्स देख लीजिए, वहां भी वही सेम है परपच। तो ये है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बात को समझना है। तो द प्री रैफेलाइट में कुछ आपको बहुत सी चीजें हैं, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, देना चाहता हूं
जैसे आप लोग आर्ट फॉर आर्ट से के बहुत बड़े जो विक्टोरियन एज के समय में एक राइटर थे जो आर्ट फॉर आर्ट से के इंग्लैंड में रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। कैन एनीवन टेल? बताइए कौन है आर्ट फॉर आर्ट से का रिप्रेजेंटेटिव? वाल्टर पैटर तो क्रिटिक है, लेकिन अगर एक मैं लिटरेरी पर्सन के रूप में आपसे पूछूं तो आप किसको बताओगे? तो लिटरेरी पर्सन के रूप में आप ध्यान दें तो ऑस्कर वाइल्ड है जो कि ड्रामा लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं। तो जो ऑस्कर वाइल्ड हैं, ऑस्कर वाइल्ड को समाज की कुछ परी थी क्या? आपको पता है ऑस्कर वाइल्ड किस तरह के पर्सन थे? ऑस्कर वाइल्ड एक होमोसेक्सुअल पर्सन थे। उनकी खुद की पत्नी थी, उनके बच्चे थे और उसके अलावा जो है एक दूसरे पर्सन के साथ वो अपने दिन रात बिता रहे हैं। उसका बाप बहुत नाराज हो रहा है जिस पर्सन के साथ जो है वो घूम रहे थे और वो उनके ऊपर पुलिस केस कर देता है। जब उनका ड्रामा इतना ज्यादा हिट हो रहा था पहले दिन, उसी दिन पुलिस आके इनको पकड़ ले जाती है और उनकी लाइफ बहुत बुरी तरह से एंड होती है। तो वो आर्ट फॉर आर्ट सेक की जो बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि भैया प्यार करेंगे, जैसे नहीं आप गाना सुने खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, मतलब उनको अपने प्यार करने से मतलब है, अपने अपना जो आर्ट है उसको खुलेआम शो करने से मतलब, इस बात से मतलब नहीं कि समाज क्या कहेगा। ठीक है, ये वाला मैटर है। चलिए, तो द प्री रेफेलाइट्स वर एबव ऑल आर्टिस्ट। जो प्री रेफेलाइट्स हैं वो एबव ऑल आर्टिस्ट थे एंड आर्ट वाज देयर रिलीजन। और उनके लिए धर्म जो है उनका आर्ट ही है। ठीक है, आर्ट को ही बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करें बेस्ट फॉर्म में, यही उनका धर्म है। दे वर फॉर द मोस्ट पार्ट एज फ्री फ्रॉम एनी मॉरल। वो किसी भी प्रकार के मॉरल से यानी मोरालिटी से या डिडैक्टिक, डिडैक्टिक का मतलब इंस्ट्रक्शन या शिक्षाप्रद पर्पज जो है, उन सारी चीजों से वो मुक्त थे। इन सारी चीजों को नहीं दिखाना चाहते थे जैसा कि कीट्स ने किया, जैसा कि कीट्स करते थे। कीट्स भी बिल्कुल जो पोइट्री लिखते हैं, क्या वो कीट्स, आप बताइए क्या कीट्स को शिक्षा देना चाहते हैं? नो। कीट्स आप देख लीजिए, टू द नाइटिंगेल लिखते हैं या ओड ऑन ग्रेसियन अर्न लिखते हैं, पूरी तरह से वो आर्ट फॉर आर्ट सेक को किड्स भी फॉलो करते हैं क्योंकि वो सिर्फ उस आर्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब आप उसको पढ़ के आनंद लीजिए, वो आपको कोई शिक्षा नहीं देना चाहते। हु केम क्लोजेस्ट टू देम एमंग द रोमांटिक्स। केवल एक ही पर्सन है जो रोमांटिक्स है जो इनके करीब आता है एंड दैट इज कीट्स ओनली। ठीक है, बिल्कुल। इन पोएट्री एज इन पेंटिंग, पोएट्री में भी जैसा कि पेंटिंग में था, दे एम्ड, पेंटिंग में तो था ही एम इनका, पोएट्री में भी इन्होंने एम किया परफेक्ट फॉर्म एंड फिनिश। इनकी कोशिश थी कि हम एकदम परफेक्शन में लेकर आए। जो आर्ट फॉर आर्ट सेक वाला बंदा होगा ना, वही परफेक्शन की बात करेगा। ठीक है, बाकी तो परफेक्शन की बात हर कोई नहीं कर सकता। तो आर्ट को ये सुप्रीम फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते थे, इसीलिए पेंटिंग जब एकदम बेहतरीन बनती है फिनिश, तो उसी तरह ये पोइट्री में भी एक फिनिश जो है फॉर्म देना चाहते थे। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्शन ऑफ सीन एंड सिचुएशन, प्रिसाइज डेलिनेशन। डेलिनेशन समझते हैं? डेलिनेशन का मतलब चित्रांकन कह लीजिए, आउटलाइन कह लीजिए, स्केच स्केच कह लीजिए। तो जो कुछ भी दिखाना है उसको बहुत अच्छे से जो है आपके सामने रखते थे, डिस्क्रिप्शन रखते थे पोइटिक फॉर्म में। लाइविश इमेजरी, लाइविश का मतलब क्या होता है? भव्य, ग्रैंड, बहुत ज्यादा, बहुत ही ग्रैंड तरीके से इमेजरी को दिखाते थे ये। एंड वेल्थ ऑफ डिटेल, और डिटेल बहुत बढ़िया से देते थे। तो ये इनकी बहुत बढ़िया विशेषता थी। फिर से ये बात ध्यान रखिए, बहुत बेहतरीन है। और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्शन ऑफ सीन एंड सिचुएशन, इसके अलावा प्रिसाइज डेलिनेशन, लाइविश इमेजरी एंड वेल्थ ऑफ डिटेल, ठीक है, आर देयर डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये उनका डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स था। इसके अलावा सेक्सुअल पैशन इज पोर्ट्रेड मोर एक्सप्लिसिटली देन वाज यूजुअल एट द टाइम। सेक्सुअल पैशन को इसके पहले उतना बेहतरीन तरीके से नहीं प्रेजेंट किया जाता था क्योंकि ये टैबू माना जाता था, लेकिन इन्होंने इसे बहुत ही क्लियरली अपने पोएम्स में दिखाने की कोशिश की है। चाहे आप रोजोटी का एक सोनेट सीक्वेंस है द हाउस ऑफ लाइफ, ये भी देखो आपके एग्जाम का एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ लाइफ जो है एक तरह से देखा जाए तो प्री लाइफ पोएट्री का, प्री रेफेलाइट पोएट्री का एग्जाम्पल है, डीजी रोजोटी के द्वारा लिखा गया। और साथ ही साथ हाउस ऑफ लाइफ एक सोनेट सीक्वेंस है। यहाँ पे सेक्सुअल पैशन को इन्होंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही क्लियरली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है इनके द्वारा। और यही वजह था कि चूंकि ये अपनी पोएट्री में अपने लैंग्वेज के द्वारा सेक्सुअलिटी को भी शो करने की कोशिश करते थे। द लैंग्वेज एंड द इमेजेस में हैव बीन रिच, जो इनकी लैंग्वेज है, जो इनकी इमेजेस है, वो रिच थी, लेकिन साथ ही साथ सेंसुअस भी थी। बट देयर वाज नन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये सेक्सुअल पैशन को दिखा रहे हैं, सेंसुअस है इनका पोएट्री का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि देयर वाज नन ऑफ द कोर्सनेस। लेकिन इनके इसके बावजूद भी
इनकी पोएट्री में आपको कोर्सनेस नहीं मिलेगा। कोर्सनेस का मतलब समझते हैं, भद्दापन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। गंदे तरीके से बिल्कुल भी ये प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करते हैं। डर्टी नेचर नहीं है इनकी पोएट्री का, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना है। इन मेनी अर्लियर, जैसा कि आपको दूसरे अर्लियर राइटर्स में देखने को मिलता है, वो चीज नहीं है, ठीक है। देखिए, अब जैसे कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। देखिए, बीइंग द टीचर ऑफ लिटरेचर एंड बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, यू ऑल, आप लोग को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की बात करने में संकोच नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं और आपको जानना भी होगा, क्योंकि पोइट्री में है। अब आप अगर नहीं जानेंगे, नहीं बात कर पाएंगे क्लियरली, तो आप पढ़ा कैसे पाएंगे? इट इज देयर। वेस्टलैंड पढ़िए, जो सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट अभी आज बाइबिल मानी जाती है 20th सेंचुरी का, वो उसमें आप सेक्सुअलिटी के बहुत ढेरों डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई पड़ता है, और आपको बताना भी पड़ेगा व्हेन एवर यू आर टीचिंग। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे आप मिल्टन की बुक उठाइए, आप कभी भी मिल्टन की बुक उठाइए, पैराडाइज लॉस्ट की, मार्केट से कहीं भी बुक लीजिए, पेंगुइन पब्लिकेशन की या किसी भी पब्लिकेशन की बुक लीजिए, तो आप जरा उसको देखिएगा। आपको ऊपर जो एडम एंड ईव का फोटो दिखेगा, अभी भी मेरे पास कई बुक है मिल्टन की, तो जो एडम एंड ईव की फोटो दिखती है, वो लोग पूरी तरह से नेकेड हैं, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे जो वो नेकेडनेस है, वो क्या कोर्सनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नो। जो उस समय के जिस तरह से कैरेक्टर थे, उस तरह से उनको दिखाया गया है। दो सेक्सुअलिटी हैज बीन प्रेजेंटेड, ठीक है। जैसे आपको ये भी पता है कि जब एडम एंड ईव, जब ईव जो है फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री खा लेती हैं, तो देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, तो वो भी आप जाके पढ़िएगा। तो दैट हैज बीन गिवन क्लियरली, टोल्ड क्लियरली इन द पोएट्री, लेकिन कहीं से भी कोर्सनेस नहीं है, भद्दापन नहीं है। तो ये चीज है। दीज क्रिटिक्स, और इसी वजह से है कि बहुत से ऐसे क्रिटिक्स हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल पैशन को दिखाने की कोशिश करते हैं पोएट्री में, तो उन लोगों ने प्री रैफेलाइट्स को एक तरह से कहा कि इनके अंदर क्या मिलता है। जो प्री रैफेलाइट्स हैं, ये फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री को दिखाते हैं, क्योंकि इनकी पोएट्री में सेंसुअसनेस निकलता है, फ्लेश को दिखाते हैं, ये बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसीलिए जो है इनके स्कूल को क्या बोला गया है? फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री भी बोला गया। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए इनमें से कौन सा पोएट या राइटर जो फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आप अच्छी तरह से दिमाग में रख लीजिए कि जितने भी आपके ये प्री रेफेलाइट्स पोएट्स हैं, ये सब फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री में आते हैं। और मुख्य रूप से आपको 3 नाम याद रखना है। मैं फिर से आप लोग को बता दे रहा हूं कि 3 नाम जिनको ये लोग रखते हैं फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री में, वो हैं डीजी रोजेटी, दूसरे नंबर पे हैं स्विनबर्न, और जो तीसरे नंबर पे हैं, हालांकि उनको कम माना जाता है, विलियम मॉरिस। इन 3 को मुख्य रूप से आपको याद रखना है। जब भी क्वेश्चन आएगा, इनसे कनेक्ट करके पूछा जाएगा। ये तीनों उसमें होंगे, और एक कोई चौथा डाल दिया जाएगा जो नहीं होगा। तो इन तीनों को याद रखेंगे आप लोग। अब आपको एक बात बताएं कि ये जो फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री है, इनको जो नाम दिया गया है, ये किसके द्वारा नाम दिया गया है? ये एक आपके स्कॉटिश क्रिटिक हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट बुचानन। रॉबर्ट बुचानन, ठीक है जी, नाम याद रखेंगे। तो इन्होंने ये बात ध्यान दिया है। इनको फ्लेसीनेस इनकी पोएट्री में क्यों दिख रहा है? क्यों इनको इन्होंने कहा कि भैया इनकी पोएट्री फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री है? क्योंकि इन्होंने अपनी पोएट्री में सेंसुअलिटी एंड इरोटिसिज्म को दिखाया है, ठीक है। इरोटिसिज्म का मतलब इरोटिक इमेजेस हैं कुछ, ठीक है। यानी आप कह लीजिए कि द डिपिक्शन ऑफ बॉडी एंड सेंसरी एक्सपीरियंस। उसके अलावा जो है इन्होंने एस्थेटिज्म को दिखाया। एस्थेटिज्म का मतलब क्या हो गया कि आर्ट फॉर आर्ट सेक की बात की है, कोई मोरालिटी की ये बात नहीं करते हैं। तो इस वजह से भी है, इस वजह से भी इनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसी चीज को कहा जा रहा है, इसी बात को आपके बी प्रसाद जी कह रहे हैं कि ये आपको जो क्रिटिक्स ने ये संज्ञा दी है फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री, जो इन्होंने एक्यूज किया है, ये क्या है? ये वास्तव में सही नहीं है। मियरली शोइंग देयर ओन नैरो माइंडेडनेस। ये तो बल्कि उनका खुद का नैरो माइंडेडनेस है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। खुद बहुत छोटी मानसिकता के हैं, इसलिए दूसरों को ऐसे बोल रहे हैं।
एंड अपीलिंग टू द प्रिजुडाइसेस ऑफ द समवॉट प्यूरिटेटिकल एज। और कहीं ना कहीं ये लोग प्रभावित हैं, जो प्यूरिटन एज की प्रिजुडाइसेस हैं उससे प्रभावित होकर जो है ये लोग ये बातें कर रहे हैं, जबकि इनकी पोएट्री में जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो कहीं से भी उसमें भद्दापन नहीं है। टू सच प्रिजुडाइसेस दीज आर्टिस्ट एंड राइटर मेड नो कंसेशन। लेकिन इसको बात ध्यान दीजिए, चाहे इनको इस संज्ञा दे दी गई कि इनका जो पोएट्री है वो फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री है, लेकिन क्या इससे वो भ्रमित हुए? जैसे आप सभी को पता है, जब आपके जीवन में क्रिटिसिज्म होता है तो आप बहुत बार रुक जाते हैं, दहल जाते हैं, आपके पैर रुक जाते हैं, आप काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन क्या इन लोगों ने ऐसा काम किया क्या? यस, बिल्कुल जवाब दिया, बिल्कुल प्रेमलता। तो अब मुझे जल्दी से बताइए कि क्या इन लोगों ने जो है उसके सामने घुटने टेक दिए? आप सभी को पता है द वे ऑफ द वर्ल्ड, द वे ऑफ द वर्ल्ड जब लिखा गया था तो कोई बता सकता है द वे ऑफ द वर्ल्ड की बहुत भयंकर आलोचना जो है उस समय के एक प्यूरिटन क्रिटिक थे, पृष्ठ थे, एक पृष्ठ थे, ठीक है, जिन्होंने जो है बहुत भयंकर आलोचना की थी। और उस आलोचना से दुखी होके एक उन्होंने पंपलेट निकाला था जिसमें बहुत भयंकर आलोचना की थी। जितने भी आ, आपके इस प्रकार के ड्रामा लिखे जा रहे थे, रेस्टोरेशन ड्रामाज, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाले, उसकी बहुत भयंकर आलोचना की थी। और स्पेशली टारगेट पे आपके विलियम कानग्र्यू थे, द वे ऑफ द वर्ल्ड लिखने वाले, बहुत भयंकर आलोचना की गई थी। और उसके बाद इन्होंने प्ले लिखना बंद कर दिया। इसी प्रकार से अगर आपको याद हो तो आपके थॉमस हार्डी साहब ने जब सबसे लास्ट में उनका नावल आया था, कौन सा नावल आया था, जब उन्होंने बहुत भयंकर आलोचना की थी, जब टेस्ट उनका आया था तब भी आलोचना की गई थी। फिर ज्यूड द ऑब्सक्योर जब आया तो बहुत भयंकर आलोचना हुई। और फिर इसके बाद उन्होंने नावल लिखना ही बंद कर दिया, ठीक है। तो यानी बहुत बार जब आपकी आलोचना होती है तो उस आलोचना आपके ऊपर बहुत बुरा असर डालती है एंड यू स्टॉप राइटिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। बिल्कुल सेम क्या यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब इनकी आलोचना होती है तो ये भी अपने तरीके से जवाब देते हैं और बिल्कुल भी ये हार नहीं मानते हैं। यहाँ पे लाइन देखिए, टू सच प्रेजुडाइसेस, इस तरह की जो प्रेजुडाइस थे, जो नेचर था आर्टिस्ट का, जो लोगों ने इनका विरोध किया, इन्होंने क्या किया, ये जो आर्टिस्ट हैं, ये जो राइटर्स हैं, इन्होंने इस प्रकार के प्रेजुडाइस का, पूर्वाग्रह का, मेड नो कंसेशन, बहुत ही प्यारा आपके सामने एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है हार नहीं माना, ठीक है। कंसेशन का मतलब होता है यील्डिंग, सरेंडर। इन्होंने बिल्कुल भी सरेंडर नहीं किया, चाहे जितनी इनकी आलोचना हुई, लेकिन ये अपनी टाइप की पोएट्री इन्होंने लिखना बंद नहीं किया। दे वर इंटेंट, वो बिल्कुल इच्छुक थे, उन्होंने सोच इंटेंट ऑन डिपिक्टिंग आर क्रिएटिंग ब्यूटी, उनकी इच्छा थी, पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि हम डिपिक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे ब्यूटी को फॉर इट्स ओन सेक। हम ब्यूटी को ब्यूटी के लिए क्रिएट कर रहे हैं, हमारा पर्पज कोई मॉरलिटी का पर्पज नहीं है। विदाउट मच रिगार्ड फॉर द मटेरियल रिगार्ड, और हमें किसी प्रकार के रिवार्ड की जरूरत नहीं कि जब यहाँ के लोग जो है, जो मोरलिस्ट हैं बड़े बड़े, वो जब हमारी पोइट्री को अप्रूव करेंगे या हमें कहेंगे भैया तुम अच्छा कर रहे हो, तभी हम अपने को अच्छा मानेंगे। नहीं, हमारी जो सोच है, हमारा जो प्रिंसिपल, हम उसको फॉलो करेंगे, ना कि हम किसी से अवार्ड लेंगे, ना हम किसी से अप्रूवल लेंगे। क्या बात है, ताली होना चाहिए ऐसे लोग के लिए। क्या बात है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सोच रहे होंगे गुरु जी ये कहाँ कहाँ से इतना कठिन चीज पढ़ा दे रहे हैं, चीजवा तो पहले हम लोग बहुत सिंपल 2 लाइन में पढ़ लेते थे, इतना वहां कहाँ कहाँ कोचिंग, हम लोग पिछले 8 साल से कोचिंग कर रहे हैं, और गुरु जी हम लोग को इतना अब जाके प्री रैफेलाइट पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं आप लोग? हैं? देखिए, ये तो तय बात है कि आप सबने पहले भी पढ़ा है, कोचिंग किया है बहुत ढेर सारा। लेकिन ये बात के लिए आप लोग को ताली बजानी ही पड़ेगी कि इतने डीपर लेवल पे जो आपको हम लेके जा रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पेशली जब जीआईसी और एलटी ग्रेड का पेपर आपका रिटन होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो ये निश्चित तौर पे जो है आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रहा है। और निश्चित तौर पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यू ऑल आर बीइंग बेटर प्रिपेयर्ड, ठीक है, यू ऑल आर बीइंग बेटर प्रिपेयर्ड इन कंपेरिजन टू ऑल अदर स्टूडेंट, जो नोट्स लेके पॉइंट पॉइंट के वो रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी तुलना में आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ,
चलिए, अब सबसे आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, विविड विजुअल प्रेजेंटेशन। अब आपको जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज मिल रहा है वो है कि आपको विजुअल प्रेजेंटेशन मिल रहा है। ठीक है, मैंने बताया कि पिक्चोरियल क्वालिटी तो इनके में है ही। तो एज वाज नेचुरल इन द वर्क ऑफ दीज राइटर्स हु ऑफन वर आल्सो पेंटर्स, आप सभी को पता है कि ये राइटर पेंटर भी थे। तो आपको जो प्री रेफेलाइट पोइट्री है वो आपको बहुत ही स्ट्रांगली पिक्टोरियल दिख रही है। तो बहुत ही स्ट्रांगली पिक्टोरियल है, रेंडरिंग इन माइन्यूट डिटेल, और बहुत ही माइन्यूट डिटेल को जो है वो आपके सामने प्रदर्शित कर रही है, व्हाट वाज सीन। ठीक है, दे एक्सरसाइज दिस फैकल्टी, ये जो फैकल्टी यानी जो विजुअल प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, पिक्टोरियल क्वालिटी की बात हो रही है इनकी पोएट्री की, इन्होंने क्या जानबूझ के ऐसा किया? क्या इनकी मतलब ये जानबूझ के, जैसे आपको नियो क्लासिकल एज के जो पोएट थे, तो वो जब पोएट्री लिखते थे तो जानबूझ के पोएटिक फॉर्म को फॉलो करते थे। जानबूझ के उनको ये करना होता था कि हमको हीरोइक कपलेट में लिखना है, सिटी लाइफ को रिप्रेजेंट करना है, जानबूझ के सारी चीजें करते थे। लेकिन ये जो राइटर्स थे, ये जो पोएट थे, क्या ये जानबूझ के करते थे ये सब? नो, जवाब नहीं आ रहा है। डीपर लेवल पे समझ रहे हैं तो जवाब दीजिए आप लोग। तो ये इनवॉलेंटरी था, इनवॉलेंटरली करते थे, यानी खुद आप सभी को पता था कि ये पेंटर थे, तो पेंटर होने की वजह से ये इनकी पोएट्री अपने आप ही अनैच्छिक रूप से, ये न चाहें तब भी, ये जो है अपने आप ही ऐसा हो जाता था कि जब ये पोएट्री लिखने की कोशिश करते थे तो ये पिक्टोरियल क्वालिटी उसमें आती ही थी, और इनका ग्रुप ही ऐसा था। तो ये कोई जानबूझ के बहुत भयंकर प्रयास नहीं करते थे, बस ये कोशिश करते थे, और जब वो निकल के आता था तो दैट वाज पिक्टोरियल। ये है। अब यहाँ पे कुछ पोएम्स की लाइन है जो कि समय के अभाव में एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक प्रकार के थॉट को 8 लाइन में, केवल एक प्रकार की थॉट है, और उसको पिक्टोरियल तरीके से बताने की कोशिश की गई है रोजेटी के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार से जो नून का समय है, नून के समय को ये यहाँ पे 9-10 लाइन है, वहां पे उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है बेहतरीन तरीके से पिक्टोरियल माध्यम से। अब सबसे लास्ट जो क्वालिटी है प्री रेफेलाइट्स की, दैट इज साउंड एंड सेंस। आपको जो ये पोएट्री मिलेगी उसमें आपको साउंड का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलेगा। आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे म्यूजिक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। जो प्री रेफेलाइट पोएट्री है वो पर्टिकुलरली रिच इन मेलेडी, आपको मेलेडी मिलता है यानी म्यूजिक मिलता है। दे थॉट इज दे सॉट इज डेलिबरेटली, ये चीज जो है इन्होंने जानबूझ के किया। कई चीजें जानबूझ के नहीं किया, लेकिन ये वाला जानबूझ के किया। ऑफ कोर्स बिल्कुल उन्होंने जानबूझ के किया। एंड समटाइम्स टू द लॉस ऑफ एनी प्रिसाइज मीनिंग, और कई बार तो ऐसा भी हुआ। देखो एक बात समझ लो, जब आप म्यूजिक की बात करोगे तो जरूरी नहीं कि थॉट भी निकल के आए, मीनिंग भी निकल के आए। जैसे शेक्सपियर का आपको याद है क्या, जो पिछली बार आपके एग्जाम में आया था? जो सॉन्ग्स बहुत ढेर सारे उनके पोएम्स में हैं, तो जिसमें कुछ मतलब ही नहीं निकल के आता है, रिपीट होता है बाबा नोना नोनी, हाँ नोना नोनी करके है ऐसे। तो अब भैया उसका कोई मतलब है क्या? हम्म कोई मतलब नहीं है, लेकिन म्यूजिक तो क्रिएट हो रही है, हैं? तो, तो वही सेम चीज ऐसे है। जैसे अब फिर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप गाना गाते हैं कि लल्ला हो ले ला ला, फिर लल्ला। तो अब भैया ये जो आप कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? क्या कोई मीनिंग निकल के आ रही है? नहीं निकल के आ रही है, केवल यहाँ पे साउंड फॉर द साउंड से ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ये जानबूझ के ऐसा करते थे। अब जैसे वो गाना गाते हैं हे जब वो इनके बहुत ढेर सारे गाने हैं, उदय क्या नाम है, उदित नारायण के, तो वो हे करते रहते हैं। तो अब भैया सब चल रहा है। हाँ, कुमार सानू के गाने देख लीजिए। हैं तो तो ये कई बार म्यूजिक जब किया जाता है तो डेलिबरेटली किया जाता है क्योंकि अच्छा लगता है। और बहुत बार जब आप ऐसे म्यूजिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो लॉस ऑफ एनी प्रिसाइज मीनिंग, कई बार आपको कोई मीनिंग नहीं क्लियरली अच्छा निकल के आएगा, लेकिन आप कर रहे हैं क्योंकि आपको म्यूजिक चाहिए। एज लोगाइस सेज, एक लोगाइस हैं जो कि हिस्ट्री की बुक लिखते लिखते हैं, तो इन्होंने कहा है
कि वावेल्स कॉल टू वावेल्स, मतलब एक के बाद एक दूसरा वावेल यूज किया जाता है और दोनों कनेक्ट होकर म्यूजिक क्रिएट करते हैं, कॉन्सोनेंट्स टू कॉन्सोनेंट्स, एंड दीज लिंक्स ऑफन सीम स्ट्रॉन्गर, और ये लिंक कई बार बहुत स्ट्रॉन्गर नजर आते हैं देन द लिंक्स ऑफ थॉट और इमेजरी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो शब्दों का लिंक होता है वो कई बार आपके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डालता है किसी थॉट और इमेजरी के अपेक्षा। ये सच बात है। बहुत बार आप जब गाना सुनते हैं और कई बार उसको इतनी बेहतरीन तरीके से गा दिया जाता है कि 2 लाइन में ही गाने के तरीके से आपके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ जाता है, और वो कहीं ना कहीं थॉट और इमेजरी से कुछ ज्यादा ही इंपैक्टफुल होता है। जब आप कोई बात कहते हैं, जब कुमार विश्वास कहते हैं कि कोई पागल कहता है कोई दीवाना कहता है, मुझे याद नहीं आ रहा, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है, तो एक ही लाइन को कितनी बार गाते हैं। कई बार वो मीनिंग में बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो म्यूजिक इतना अच्छा क्रिएट करता है कि लोग बार बार उसकी आधी लाइन, आप देखते होंगे बहुत बार जब ये गाना गाने वाले सिंगर्स आते हैं तो अपनी आधी लाइन को गाते हैं और आधी लाइन आपसे गवाते हैं और आप गाते हैं और आपको मजा आता है, क्योंकि म्यूजिक मिलता है। म्यूजिक मिलता है, म्यूजिक आपको बहुत ज्यादा सुकून देता है। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, अच्छा ठीक है जी। तो ये है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। विथ सम ऑफ द ग्रेटर पोएट्स, बहुत से ग्रेटर पोएट्स हैं, हाउएवर फॉर एग्जांपल जैसे स्विनबर्न है, तो उनकी देखिए माय लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, रेड रेड रोज, तो कॉन्सोनेंट किस तरह यूज कर रहे हैं, रेड रेड रोज, आर आर आर, है ना। तो ये है कि स्विनबर्न जैसे हैं, जब उनमें आप देखेंगे तो फ्लो ऑफ म्यूजिकल लैंग्वेज इज सो स्विफ्ट, उनकी म्यूजिकल लैंग्वेज में फ्लो जो है इतना ज्यादा स्विफ्ट है, सो स्विफ्ट एंड सो प्रोफ्यूज, इतना फैल जाता है, इतना ज्यादा एबंडेंट है जो म्यूजिकल लैंग्वेज है, दैट इट हार्डली अपीयर्स टू बी द रिजल्ट ऑफ एनी कॉन्शियस प्रोसेस। तो हमें लगता है कि ये बहुत प्रयास करके तो ऐसा नहीं किया गया होगा, मतलब इतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपके सामने वो फ्लो करता है, इतना बेहतरीन तरीके से आता है कि आप बिल्कुल डूब जाते हैं विद हिम। उनके साथ ही जो उनकी पोएट्री है और जो ये लिखते हैं उनके साथ हम क्या जाते हैं, इंडीड इट ऑफन सबमर्जेज, उनकी जो लाइन्स है उनकी पोएट्री वो सब मर्ज हो जाती है, ऑब्लिटरेट कर देती है, खत्म कर देती है, डिलीट कर देती है द थॉट इन अ मैनर, जो थॉट है उसे इस तरह से खत्म कर देती है दैट कुड स्कॉर्सली हैव बीन इंटेंशनल। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का मतलब यह है कि कई बार पोएट्री में म्यूजिक इस कदर हावी हो जाता है कि आप सिर्फ उस पोएट्री को म्यूजिक के लिए सुनने लगते हैं और उसके थॉट को तो आप भूल ही जाते हैं। कई बार म्यूजिक का लेवल इतना हाई हो जाता है, उसमें इतना अच्छा रिदम होता है, इतना ज्यादा, और वो आपको अपने आगोश में ले लेता है म्यूजिक, कि आप थॉट विचार करना ही भूल जाते हो, म्यूजिक में डूब जाते हैं। ये कहने का मतलब क्या बात है, समझिए। तो ये म्यूजिक के इम्पैक्ट को दिखाया गया है। अब ये कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे कुछ लाइन्स है, यहाँ पे आप देखिए अलिट्रेशन एंड ओनोमोटोपोइक इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा, सीम टू अराइज क्वाइट स्पॉन्टेनियसली, और ये अपने आप निकलता है क्योंकि जब आपके अंदर क्वालिटी होगी तभी वो बात बन के आएगी। ठीक है, जैसे ये कुछ लाइन्स आप देखिए, ये इनके पोयम है एटलांटा इन कैलिडॉन, उसकी लाइन है, देखिए जरा मैं पढ़ता हूं, इसको ध्यान दीजिए। व्हेन द हाउंड्स ऑफ स्प्रिंग्स आर ऑन विंटर्स ट्रेसेस, अब दूसरी लाइन ध्यान दीजिए, द द मदर ऑफ मंथ्स इन मीडो एंड प्लेन। तो यहां पे ध्यान दें, जो दूसरी लाइन है जरा इसको पढ़िए, द मदर ऑफ मंथ्स इन मीडो। तो ये जो आप देख रहे हैं अलिट्रेशन बार बार आ रहा है, मदर, मंथ्स, मिडो, इन तीनों में जो एम साउंड आ रहा है वो कंटिन्यूअसली किस तरह से आ रहा है। फिर आगे देखिए, चौथी लाइन में जाइए जरा, द विद लिप्स ऑफ विद लिस्प ऑफ लीप्स, तो यहाँ पे एल अलिट्रेशन देखिए आप, और इसी तरह रिपल ऑफ रेन यहाँ पे देखिए। तो ये लगातार जो है इस तरह से ये लोग प्रयोग करते हैं जो काफी म्यूजिकल हो जाता है। अब अंतिम में बस एक दो पॉइंट और है। इसी प्रकार से आप जो है आप ध्यान दें, आगे जब आप आएंगे तो यहाँ पे ये टी आर जो है दो ये साउंड है 2 लेटर का, और इसको बेहतरीन तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इस लाइन में देखिए जरा, टी आर साउंड आप बताइए यहाँ कहाँ पे है। राइप ग्रासेस ट्रेमल द ट्रेवलिंग फूट, मिल रहा है आपको? तो टी आर देखिए, ट्रेमल एंड ट्रेवलिंग, तो बेहतरीन तरीके से यूज किए हैं। कई बार पोएट जानबूझ के ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, ऐसे साउंड का इस्तेमाल करता है जो म्यूजिक क्रिएट करे। ठीक है,
इसी प्रकार से हाउ कनिंगली एंड डिफरेंसेज इन स्पीड आर रेंडर्ड। यहाँ पे देखिए इस वाले में आप देखिए स्पीड को दिखाया गया है अलग अलग प्रकार से। द वाइल्ड वाइन स्लिप्स, स्लिप्स का मतलब मूव करती है, यहाँ देखिए स्पीड दिखाई दे रही है वाइल्ड वाइन की, विद द वेट ऑफ इट्स लिप्स, बट द बेरीड इवी कैचेज एंड क्लिप्स टू द लिम्स दैट ग्लिटर। तो यहाँ पे क्लिप्स आया, कैचेज एंड क्लिप्स। फिर उसके बाद द फीट दैट स्केयर द उल्फ दैट फॉलो, द फान दैट फ्लाइज। तो ये अलग अलग स्पीड है, अलग अलग मूवमेंट है, जिसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पोएट्री में। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चार जो यहाँ पे बेसिकली आपको क्वालिटीज बताई गई है, कैन एनीवन टेल, बताइए फटाफट चार कौन कौन सी आपको क्वालिटी दिखाई पड़ती है, कैन एनीवन टेल फोर वो कौन कौन सी क्वालिटीज आपको दिखाई पड़ रही है, जल्दी जल्दी बताइए। सिर्फ इसकी नहीं, ओवरऑल। तो अगर हम बात करें जो कैरेक्टरिस्टिक है प्री रैफेलाइट के, तो सबसे पहला मिडवल आउटलुक है, दूसरा आर्ट फॉर आर्ट सेक की बात करता है, तीसरा विविड विजुअल प्रेजेंटेशन की बात करता है, और चौथा आपका जो है साउंड एंड सेंस की बात करता है। अब सबसे लास्ट में आते हैं, और अब ये बात कह रहे हैं कि क्या आप जो ये लिटरेचर है इसको रोमांटिक लिटरेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, इसका रोमांटिक लिटरेचर से क्या कनेक्शन है, इस पे थोड़ा बात करना है, और ये बहुत बेहतरीन है। ये कह रहे हैं कि इट वुड बी रॉन्ग टू कॉल द प्री रैफेलाइट एन इंटायरली न्यू स्कूल ऑफ पोएट। क्या प्री रैफेलाइट को कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से नया स्कूल ऑफ पोएट्री थी? नो, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये एंटीसिपेट किया गया था इसके पहले भी कॉलरिज और स्कॉट के द्वारा, और स्पेशली कीट्स के द्वारा। एकदम सही बात है। तो ये बातें ध्यान रखना, और बाद में इसको किसने फॉलो किया, विक्टोरियन एज में टेनिसन ने। तो ये चारों पोएट्स का नाम आपको याद रखना है जो प्री रैफेलाइट्स को शो करते हैं। कॉलरिज, स्कॉट एंड कीट्स पहले आते हैं और टेनिसन बाद में आते हैं। हुज मास्टरी आर पोएटिक टेक्निक सेट देम अ स्टैंडर्ड दे एंडीवर्ड टू फॉलो। और कहीं ना कहीं जो स्कॉट एंड कॉलरिज एंड कीट्स हैं, इनके जो यूज हैं वो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, और जिसको ये प्री रैफेलाइट्स बाद में फॉलो करते हैं। अब मुझे ये बताइए, विलियम शेक्सपियर के बारे में नहीं कहा जाता है क्या कि विलियम शेक्सपियर ने जो अपनी ट्रेजेडी लिखी, तो उनके लिए जो रास्ता, भाई दुनिया में कोई भी एक मूवमेंट आएगा, कोई एक ग्रुप ऑफ पोएट्स आएंगे या कोई भी मूवमेंट आएगा, तो कोई तो रास्ता बनाएगा ना। तो यहाँ पे इन लोगों ने, रोमांटिक्स ने थोड़े रास्ते बनाए हैं। इसी प्रकार विलियम शेक्सपियर जब अपने ड्रामा लेके आए, तो उनके लिए रास्ता कौन बनाया था, यूनिवर्सिटी विट्स ने बनाया था। बहुत अच्छा जी, तो ये मतलब है। तो इसी बात के लिए जो है सेंटबरी महोदय कहते हैं कि जो प्री रैफेलाइट्स हैं ये क्या है, अ डायरेक्ट एंड लेजिटिमेट डेवलपमेंट ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल। क्या बात है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु हैव कॉल्ड प्री रैफेलाइट्स अ डायरेक्ट एंड लेजिटिमेट डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक रिवाइवल। तो किसने कहा है, सेंटबरी ने कहा है। ये क्रिटिक हैं और हिस्ट्री ऑफ, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर की बुक भी लिखी है, ठीक है, इंग्लैंड में। रोजेटी डिराइव्ड द इम्पल्स। लेकिन अब और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ जो पहली बार रोजेटी साहब हैं, जब इन्होंने, कहां से इनको ये मोटिवेशन मिला, कहां से इनको इंस्पिरेशन मिला कि इन्होंने इस प्रकार की पोएट्री की स्थापना की, ऐसी पोएट्री लिखने का आइडिया कहां से आया कि ये प्री रैफेलाइट्स वाले जो है को फॉलो करेंगे, रेफेलाइट से पहले वाले पेंटर्स को फॉलो करेंगे, और फिर उसी के आधार पे पोइट्री को लेकर आएंगे, लिटरेचर को। आइडिया कहां से मिलता है, कैन एनीवन टेल? कोई नहीं बता रहा, पढ़ लिख नहीं रहे हैं आप लोग, कोई बात नहीं, यस के सर है ना। अब आ जाइए, ये आपको बताएं, ये आइडिया आपको कीट्स के लेटर में मिलता है। यस, तो आपके सामने ही दिख रहा है, रोजोटी डिरीव द इम्पल्स। रोजोटी ने ये इम्पल्स जो है ये कहां से पाई है, विच लेड हिम टू इनिशिएट द मूवमेंट फ्रॉम लॉर्ड हॉटन्स लाइफ एंड लेटर्स ऑफ किड्स। ठीक है, तो ये इनको कहां से मिला, यहां से मिला। लेकिन फिर एक बात बता रहा हूं कि आप लोग देखिए, जो नकल करके बताएंगे वो लॉर्ड हॉटसन बताएंगे, लेकिन जो बिना नकल किए बताएंगे वो बोलेंगे कि लेटर्स ऑफ किड्स। एक्चुअली इन्होंने, जो लॉर्ड हॉटसन साहब हैं, इन्होंने किड्स के लेटर्स को क्या किया है, कंपाइल किया है, एडिट किया है। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने किड्स के जब लेटर को पढ़ा था, तो उन्होंने उसी किसी एक लेटर में उन्होंने पहली बार पढ़ा कि कीट साहब का इंटरेस्ट था कहाँ पे, इटालियन प्री रैफेलाइट पेंटिंग में, और वहीं से प्रभावित हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ये आपको उस तरह की
मूवमेंट को इस्टेब्लिश करने का इंस्पिरेशन इनको मिलता है और करते हैं। व्हाट ही एंड हिज फॉलोअर्स एक्चुअली डिड, जो ये और इनके फॉलोअर्स ने किया, वाज द स्ट्रेस एन एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लिटरेचर, एक ऐसे एलिमेंट पे स्ट्रेस करने की कोशिश की जो पहले से ही लिटरेचर में प्रेजेंट था, और वो इनसे पहले का लिटरेचर था, दैट वाज रोमांटिक एज। देयर ओन इन्फ्लुएंस लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इनका जो इन्फ्लुएंस है प्री रैफेलाइट का ये काफी लंबे समय तक चला। इट वाज कॉन्स्पिकुअस इन द वर्क्स ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट। अब फिर एक महत्वपूर्ण चीज है कि आप ये बताइए कि ये जो प्री रैफेलाइट्स पोएट्स हैं, इनका जो मूवमेंट है या जो इनका इन्फ्लुएंस है वो किस एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म के मूवमेंट में दिखता है। तो वो अभी आप लोग देख चुके हैं, आर्ट फॉर आर्टसेक आप पढ़ चुके हैं, और जो आर्ट फॉर आर्टसेक है ये किसको दिखाता है, ये एस्थेटिक मूवमेंट को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, एस्थेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है कंस्पिकुअस का मतलब समझते हैं आप लोग, बहुत बेहतरीन वर्ड्स हैं। कन्फिकुअस का मतलब होता है इजिली सीन या रिवील्ड, ठीक है। तो आप आसानी से देख सकते हैं, या ये रिवील होता है कहां पे आपको देखने को मिलता है, एस्थेटिक मूवमेंट जो कि ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लीड किया गया था। और यहीं पे मैं आपको और बता दे रहा हूं कि वाल्टर पैटर का नाम याद रखना, ये क्रिटिक हैं, एक प्रोज राइटर है वाल्टर पैटर साहब। इनको लीडर माना जाता है और ऑस्कर वाइल्ड साहब को भी माना जाता है। ये सारे लोग मिलकर एस्थेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ओनली व्हेन, और ये आपको एस्थेटिक मूवमेंट में दिखाई पड़ता है। ये कब वेन हुआ, वेन का मतलब समझते हो कितना प्यारा वर्ड है। वेन का मतलब होता है डिक्लाइन, खत्म होना। ये नष्ट होना कब शुरू हुआ, डिक्लाइन होना कब शुरू हुआ भाई, जब इंग्लिश लिटरेचर इंटर्ड अपॉन अ फेज ऑफ ग्रेटर रियलिज्म एंड मटेरियलिज्म एंड विद द एंड ऑफ विक्टोरियन एज। यानी जब विक्टोरियन एज खत्म होने वाला रहता है, ठीक है, और जब आपका मॉडर्न एज टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब समझते हैं, टर्बुलेंट का मतलब स्टॉर्मी, अनस्टेबल, केओटिक। तो जो आपका न्यू एज, जो मॉडर्न एज शुरू होने वाला है विक्टोरियन एज के बाद, ये बहुत ही स्टॉर्मी है, बहुत ही टर्बुलेंट है। यहाँ पे मटेरियलिज्म हाई लेवल पे आएगा, ग्रेटर रियलिज्म, रियलिज्म बहुत हाई लेवल पे आएगा। और जब मॉडर्न एज आने लगता है, यानी 1900 के आसपास में, 1901 के बाद, तब जो है आपका ये वाला लिटरेचर धीरे धीरे अपने पतन की ओर जाता है, और पैरारेफेलाइट, प्री रेफेलाइट का अस्तित्व तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कहाँ पे जाके, 20वीं सेंचुरी के बिगिनिंग में, यानी ये विक्टोरियन एज तक इसका इम्पैक्ट रहता है, और एस्थेटिक मूवमेंट पे भी इसका मूवमेंट इम्पैक्ट है। आई होप कि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था मैं क्या ही आपको पढ़ा दूं इसमें। एम एच अब्राहम ने तो बहुत थोड़े में बता दी है, आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा नहीं आता है। अब तक तो एग्जाम में केवल बेसिक लेवल की चीजें आई हैं कि प्री रेफेलाइट कब शुरू हुआ, ब्रदरहुड, इसका लीडर कौन था, जो कि मैंने एकदम बिगिनिंग के 20 मिनट में आपको बता दिया था। लेकिन क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव करना है, तो अब आपने अब जो पढ़ा है, अब एकदम मजा ही आ जाएगा आपको। अब जब आप लिखोगे ना, तो इतना आपको बता दिया हूं, लिखना शुरू करोगे तो मजा ही आ जाएगा। तो अब तो आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। सभी को गुड नाइट, सभी को बेस्ट ऑफ लक। कल के लिए सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयां। आप लोग खूब जम के करवा चौथ मनाएं। और जितने भी पुरुष हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अपनी महिलाओं के लिए, अगर आप लोगों ने अब तक व्रत न रखा हो तो ये आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि भाई अगर महिलाएं आपके लिए व्रत रहती हैं, तो आप लोग नए जमाने के पुरुष हैं, फेमिनिस्ट हैं, ट्रेडिशनल विचारधारा से ऊपर उठिए और अपनी महिलाओं के लिए भी व्रत रहिए। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। सभी को गुड नाइट। कल क्लास नहीं चलेगी।